हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेकर आए हैं कंटेम्प्रेरी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध काल में शिक्षा, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, तो बौद्ध काल की जो टाइमिंग थी वो थी 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक, शिक्षा का जो अर्थ था, जो बौद्ध काल थी उसमें शिक्षा का अर्थ किसे माना गया? मेन तो ये कहा गया कि मठों और विहारों में चलने वाली शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा कहा गया। अगर बात की जाए तो उसमें शिक्षा जो बौद्ध काल थी उसमें शिक्षा का ज्ञान का शिक्षा जो थी ज्ञान का पर्याय न होकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। इट मीन्स जो एजुकेशन थी वो नॉलेज का एक सोर्स नहीं था। एजुकेशन का सोर्स, एजुकेशन जो थी शिक्षा ज्ञान का पर्याय न होकर, यानी शिक्षा जो थी वो नॉलेज का एक सोर्स नहीं था। सिर्फ क्या थी शिक्षा, एजुकेशन क्या थी? सिर्फ नॉलेज को अटेन करना, इसका प्रोसेस, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। पर फिर मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगी, शिक्षा ज्ञान का पर्याय न होकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने का एक प्रोसेस था। ये थी बौद्धकालीन शिक्षा। एक शिक्षा ज्ञान का पर्याय नहीं था, एक मतलब सोर्स नहीं था कि जो है शिक्षा जो है एक सोर्स है नॉलेज अटेन करने का। सिर्फ क्या था? एक प्रोसेस था। अटेन करने का एक सोर्स नहीं था, एक प्रोसेस था। ठीक है, बात करते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण यानी करेक्टरिस्टिक्स। तो शिक्षा का प्रशासन एवं विधि, सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट था वो था शिक्षा का प्रशासन एवं विधि। शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। अभी मैंने आपको इसमें लास्ट में बताया था अपना वैदिक काल में। वैदिक काल में जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैदिक काल में जो उद्देश्य था बौद्ध तो नियंत्रण किसका था? वो भी राज्य नियंत्रण से मुक्त था। उस पर किसका कंट्रोल था? जो शिक्षा का प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पर जो कंट्रोल था वो किसका था? गुरुओं का। तो शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त में बौद्ध काल में शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था, उधर गुरुओं का नियंत्रण था, कंट्रोल था, और यहाँ पर शिक्षा थी संघों के नियंत्रण में, यानी जो बौद्ध के जो ग्रुप थे उनके कंट्रोल में थी। नेक्स्ट था शासन का संरक्षण, शासन का संरक्षण प्राप्त, यानी इनको जो था एक संरक्षण जो था वो शासन का प्राप्त था। निःशुल्क शिक्षा नहीं थी। क्या था इसमें? प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, उच्च शिक्षा सशुल्क थी, यानी प्राइमरी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया एंड हायर एजुकेशन को विद फी यानी पेड। तो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी शिक्षा की संरचना एवं संगठन। शिक्षा की संरचना एवं संगठन यानी इसमें जो इसका स्ट्रक्चर था उसको डिवाइड किया गया 3 पोर्शन में। फर्स्टली था प्राथमिक शिक्षा, यानी 6 से 12 वर्ष तक चलती थी ये शिक्षा। उच्च शिक्षा स्टार्ट 13 वर्ष से 20 वर्ष और 25 वर्ष तक ये शिक्षा यानी हायर एजुकेशन थी। थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी भिक्षु शिक्षा, जिसमें 8 वर्ष तक, यानी जब उच्च शिक्षा 25-20 तक जब वो शिक्षा संपूर्ण हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी हायर एजुकेशन, उसके बाद उनको भिक्षु शिक्षा दी जाती थी, और ये शिक्षा उच्च समुदाय संस्कार के बाद उनको दी जाती थी। ये केवल 8 वर्ष तक होती थी, यानी इसकी जो टाइमिंग थी वो 8 ईयर्स थी आफ्टर हायर एजुकेशन। चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी लेवल पर जब बच्चा 6 से 12 वर्ष तक चलती थी उसमें बच्चे का पबज्जा संस्कार, एक संस्कार होता था, यानी जब स्टार्टिंग होती थी तो उसमें बच्चे का पबज्जा संस्कार कराया जाता था, जिसमें हम इसको आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उसके आदर्श, उसके आइडियल्स क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो सबसे पहले था इसमें ज्ञान का विकास, यानी डेवलप ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान का विकास कैसे था? दुखों का कारण व निवारण का ज्ञान, दुखों का कारण व निवारण का ज्ञान, यानी दुख जो होते हैं उसके कारण एक बच्चे में इतनी नॉलेज क्रिएट करना कि वो उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो जो उसके मतलब उसके में जो दुख है या उसको या वो अपने आसपास देखता है, जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका रीज़न क्या है और उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसको वो कैसे दूर कर सकता है, इस चीज़ की नॉलेज ही होना उद्देश्य था ज्ञान का विकास। यानी अगर शिष्य को ये चीज़ आ गई कि दुखों का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, तो ये होता था ज्ञान का विकास। फिर था सामाजिक आचरण की शिक्षा, यानी मनुष्य के
सामाजिक आचरण, उसको वेल कंडक्ट, ये एजुकेशन प्रोवाइड करना कि वो वेल कंडक्ट हो सके। मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है, ह्यूमैनिटी, आप जानते हैं कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को कोई हानि ना पहुंचाए, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, दूसरे को सहयोग करना, दूसरे की सहायता करना, यानी ये थी एक सामाजिक आचरण जिसको हम लोग समझ सकते हैं मॉरल वैल्यूज। तो सामाजिक आचरण की शिक्षा यानी मनुष्य के प्रति कर्तव्य। बात करते हैं मानव संस्कृति का संरक्षण व विकास। जो मानव संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, यानी अन्य धर्मों का, दर्शनों का, संस्कृतियों का अध्ययन करती है, तभी हम मानव संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। जो अदर्स कम्युनिटीज़ हैं, उनकी फिलॉसफी हैं, तो उनको जो है उनकी स्टडी करते हैं और पता लगता है कोई भी धर्म कुछ गलत नहीं सिखाता। नेक्स्ट है कला कौशल व व्यवसायों की शिक्षा। कला कौशल, जो स्किल्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जिसको हाथ का हुनर बोलते हैं, ऐसी शिक्षा देना जिससे वो अपनी लाइफ को आगे चला सके। जिसमें आता था आपका कृषि, पशुपालन, वाणिज्य यानी कॉमर्स और कला कौशल। चरित्र निर्माण के लिए बताया गया, बौद्ध काल में चरित्र निर्माण में बताया गया कि उनको शिष्यों को यानी 10 नियमों का पालन करना था। 10 नियमों का पालन करने के साथ सादा जीवन जीना था और विनयपूर्ण व्यवहार यानी पोलाइटली बिहेवियर उनको करना था, तभी वो कहलाता है चरित्र निर्माण यानी वेल कंडक्ट को बिल्डअप करना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षा। मेन था इसका उद्देश्य कि बौद्ध धर्म की शिक्षा देना। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो 4 सत्यों का ज्ञान। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी इसमें मेन क्या था, ये उसमें स्वामी विवेकानंद ने इसमें बताया कि जो बौद्ध धर्म है उसमें जो मेन था उसकी शिक्षा में, तो मेन था कि 4 सत्यों का ज्ञान कराया जाए। तो वो 4 सत्य क्या था, तो 4 सत्य थे संसार दुख में है, ये संसार जो है पूरा ये दुखों से भरा हुआ है। सेकंड था इन दुखों से छुटकारा संभव, अगर मनुष्य चाहे तो इन दुखों से छुटकारा पा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट था इन दुखों से छुटकारा ही निर्वाण, यानी अगर उसने इन दुखों से छुटकारा पा लिया यही उसका निर्वाण था। नेक्स्ट है मानव के प्रति कल्याण भावना ही निर्वाण, यानी मानव के प्रति एक पर्सन की दूसरे पर्सन के लिए उसके वेलफेयर के लिए जो भी उसकी फीलिंग्स है वही होना, वही कहलाता था निर्वाण। यानी हम एक पर्सन है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो दूसरे के लिए भी फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, उसके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मानव के प्रति कल्याण की भावना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है टॉपिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। शिक्षा की पाठ्यचर्या को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज पर। 3 कैटेगरीज में यानी प्राथमिक, उच्च व भिक्षु शिक्षा। तो प्राइमरी, प्राथमिक, उच्च व भिक्षु शिक्षा के आधार पर, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या की। तो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी, इसकी प्राथमिक जो मतलब प्राइमरी जो लेवल था उसकी जो टाइमिंग्स थी वो थी 6 ईयर्स। तो एक सिद्धरस पोथी द्वारा उसका एक संस्कार, जिसमें मैं आपको बताती हूँ, सिद्धरस वो जो मैंने बताया था प्राइमरी लेवल पर वजह संस्कार किया जाता था, उसमें सिद्धरस पोथी द्वारा 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, उनका पढ़ना लिखना उनको सिखाया जाता। मेन इसमें होते थे 5 विज्ञान, इसमें 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे, जिसमें था शब्द, शिल्प, चिकित्सा, हेतु व अध्ययन विद्या, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी थी, जो नेक्स्ट लेवल था वो था उच्च स्तर की पाठ्यचर्या। उच्च स्तर की पाठ्यचर्या उच्च स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसमें 12 वर्ष की अवधि थी। उच्च स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसकी अवधि थी 12 वर्ष, और उसमें व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान व दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। फिर शिक्षा जैसे पाली, प्राकृति, संस्कृत का साहित्य ज्ञान, न्यायशास्त्र, खगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला कौशल, इनकी शिक्षा दी जाती थी, और इसमें पवज्य संस्कार होता था। फर्स्ट सिद्धप्रस्त पोथी द्वारा वो उनका जो शिक्षा थी वो
तरह से पढ़ाई जाती थी। उच्च स्तर के लिए पबज्जा होता था, और पबज्जा के बाद उनका जब ये शिक्षा उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, सॉरी मैंने प्राथमिक में थोड़ा सा चेंज किया है, सॉरी, बट पबज्जा संस्कार के बाद उनका जब भिक्षु जो पबज्जा मतलब हायर लेवल की जो एजुकेशन थी जब कंप्लीट होती थी, आफ्टर दैट उनकी टाइमिंग स्टार्ट होती थी भिक्षु शिक्षा। तो भिक्षु शिक्षा का जो सिलेबस था वो क्या था? भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या उच्च शिक्षा के उपरांत, यानी जब हायर एजुकेशन हो जाती थी उसके बाद, और उसका होता था उपसमता संस्कार। उपसमता संस्कार स्टार्ट होता था, केवल इसमें धर्म व दर्शन का ही ज्ञान दिया जाता था। पाठ्यचर्या जो सिलेबस थी उसमें बौद्ध साहित्य, त्रिपटक, स्वर्ण, विनय व धम्म, ये त्रिपटक होते हैं, इनको रखा गया। ये था बौद्ध साहित्य। अब बात करते हैं हम प्रकृति के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, सॉरी बताया था कि जो इसकी पाठ्यचर्या इसको में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था एक स्तर के आधार पर, और ये था प्रकृति के आधार पर। इसी तरीके से इसमें स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर 3 पोर्शन में उसको डिवाइड किया, प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च और दीक्षा। प्रकृति के आधार पर बौद्धकालीन शिक्षा को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया। देखिए, फर्स्ट है लौकिक पाठ्यचर्या। लौकिक पाठ्यचर्या है पठन लेखन, गणित, कला कौशल, व्यवसायिक शिक्षा, पशुपालन शिक्षा व चिकित्सा व वाणिज्य, मीन्स कॉमर्स। धार्मिक शिक्षा रिलेटेड टू कम्युनिटी। बौद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन। धार्मिक शिक्षा है, बौद्ध पीरियड है, तो सिंपल सी बात है कि बौद्ध साहित्य ही उसमें मेन रहा हुआ। बौद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन, बौद्ध धर्म की तुलना हेतु वैदिक धर्म का अध्ययन, कंपैरिजन बेसिस पर बौद्ध धर्म की शिक्षा। विहारों का समाप्ति का लेखा जोखा। विहारों की समाप्ति का, सॉरी सम्मति का, विहारों की सम्मति का लेखा जोखा, यानी उनका अकाउंट। विहार होते थे, मैंने आपको बताया बौद्ध में जो शिक्षा थी वो विहार और मठों में की जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ इसकी हिंदी इसकी कॉमन है, ऑलमोस्ट कॉमन है, वैदिक लाइक वैदिक। अनुकरण विधि यानी फॉलो, जो टीचर कराते थे बच्चे उसको फॉलो करते थे, उसके बाद उनको टीचर को फॉलो करके ही बच्चों को पढ़ाया जाता भिक्षु कहलाते थे। ने इसमें था फिर प्रश्नोत्तर विधि। बच्चों को क्यों करना है, क्यों पढ़ाया, मतलब बच्चे थे कि उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि वो करते थे ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसके अंदर, कैसे होता है। ये थी प्रश्नोत्तर विधि। पढ़ाकर बच्चे उससे रिलेटेड खुद ही प्रश्न करते थे, प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्या विधि। व्याख्या यानी एक्सप्लेशन, एक्सप्लेनेशन। ये आपके बीएड में, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में आपके स्किल्स भी हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, व्याख्यान, लेक्चर यानी मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड। कोटेशन जैसे कि मैंने बताया था वो देकर उसका एक्सप्लेन करना। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि होता है लेक्चर देना, जैसे कि कोई भी टॉपिक है उसको एक्सटेंडली उसको पढ़ाया जा रहा है, और उसको पढ़ाने के बाद बच्चे उसको, शिक्षक उसको, शिष्य उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं टीचर को, और टीचर उसमें कंटिन्यूटी रखते हैं, बोलते हैं। जब ओवर होता है तो उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं वो उसमें से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट था वाद विवाद एवं तर्क विधि। कोई भी ऐसी समस्या को लेकर उस पर वाद विवाद होता था, ग्रुप में वर्क किया जाता था। सम्मेलन एवं शास्त्र, शास्त्र रिलेटिव और सम्मेलन, शास्त्रार्थ यानी शास्त्र जो होते थे उनके आधार पर उसको साथ में लेकर सम्मेलन यानी सेमिनार विधि, सेमिनार के थ्रू उनको शिक्षा दी जाती थी। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, प्रदर्शन यानी दिखाकर, सैंपल्स को दिखाकर, कुछ चीज़ का जैसा कुछ पढ़ाना होता है, सपोज दैट अभी हम अगर कोई कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, कोई हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा है लाइक मनी, तो हम उसके लिए मनी नोट्स, कॉइन्स, पेनी, हम उसको दिखाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं मनी। एंड अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना, प्रदर्शन एवं अभ्यास, दिखाकर उसको प्रैक्टिस करके, ये होती था मेथड। स्वाध्याय की, स्वाध्याय विधि यानी स्वाध्याय कहते हैं सेल्फ स्टडी मेथड। फिर था, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, खुद पढ़ना, खुद पढ़ के उसमें से क्वेश्चन पुट अप करना, कोई प्रॉब्लम्स को निकालना, उसके बाद में टीचर से डिस्कस करना या खुद ही उसके आंसर को एनालाइज करना। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी।
देशाटन यानी देश देश जाकर, देशों में जाकर उस पर, वहाँ जाकर उसको जैसे रिसर्च वगैरह होती है तो जाना है, हमें जैसे भ्रमण के जाना है, टूर्स वगैरह पर जाना है, वहाँ पर म्यूजियम वगैरह है, तो वहाँ से उनके से नॉलेज गेन करना, पॉइंट उनके पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना वो कहलाता है देशाटन, देश जाकर उधर जाकर उसको सीखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें उस समय में अनुशासन कैसा होता था। अनुशासन की अगर बात की जाए तो प्रवज्य संस्कार के समय जब आप, मैंने ऊपर बताया था कि जब प्रवज्य संस्कार होता था तो उनको 10 नियमों बताए जाते थे, तो वो 10 नियमों का कठोरता से पालन करना सबसे मेन था अनुशासन में। ये भिक्षुक का अपमान व भिक्षुक का अपमान व शादी करने पर मठ व विहारों से निकाल दिया जाता था। अगर उसका कोई इंसल्ट किए या शादी करने पर या मैरिज करते थे तो उसे मठ व विहारों से निकाल दिया जाता था। फिर था आपका शिक्षक। शिक्षक जिसमें उपाध्याय और उपाध्याय, उपाध्याय व उपाध्याय इनको कहा जाता था। बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों, और शिष्यों को बौद्ध काल में श्रमण कहा जाता था। बौद्ध काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्रमण। तो बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों के आवास, भोजन की व्यवस्था व उनका ज्ञान वर्धन कराते थे। एक्सरसाइज हेल्थ के लिए वर्क कराना, ठीक है। अब शिक्षार्थी की क्या ड्यूटी थी? शिक्षार्थी क्या होते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में शिक्षक को कहा जाता था गुरु, और उसमें शिक्षक वो होते थे द्विज कहलाते थे इधर शिष्य। अब इसमें शिक्षक मतलब शिष्य भी कहलाते थे। अब इधर शिक्षक यानी टीचर्स को उपाध्याय व उपाध्याय कहा जाता था। शिक्षार्थी को यानी स्टूडेंट्स को श्रमण सामने कहा जाता था। मठों में विहारों में रहना उनका जरूरी था। शिक्षार्थी के लिए मेन क्या था उनका? वह कि वो मठ और विहारों में रहना उनका बहुत जरूरी था। 10 आदेश तथा 10 शिक्षा पद, यानी 10 शिक्षा पद होते हैं, 10 शिक्षा पदानी। इन आदेशों का कठोरता से पालन करना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सभी स्टूडेंट्स की। गुरु के उठने से पहले स्टूडेंट्स उठ जाते थे, शिक्षार्थी उठ जाते थे, और गुरुओं के दांतों की व्यवस्था है, यानी उनके लिए ब्रशेस वगैरह की व्यवस्था वही करते थे। इनके जो रिलेशन थे वो क्या थे? गुरु और शिष्य से में पुत्र व पिता वाला संबंध होता था, जो कि कॉमन मैंने आपको बताया था वैदिक युग में। बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं की अगर बात की जाए तो शिक्षण संस्था जो थी उस बौद्ध काल में केवल मठ व विहारों में थी। शिक्षा के अन्य पक्ष क्या थे और क्या शिक्षा थी? जन शिक्षा, यानी जो लोग थे जिनमें उनको सबको शिक्षा दी जाती थी, कोई भेदभाव नहीं था। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की गई, व्यावसायिक शिक्षा का व्यवस्था भी की गई, धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षा के मुख्य केंद्र थे बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके अन्य शिक्षा केंद्र थे सारनाथ, वाराणसी, नदिया, बंगाल में है कांची, दक्षिण भारत, ये इनके मेन केंद्र थे। नेक्स्ट है आपका बौद्धकालीन मुख्य शिक्षा केंद्र। बौद्धकालीन मुख्य शिक्षा केंद्र में जो शिक्षा केंद्र अग्रहर कहलाते हैं। बौद्धिक शिक्षा केंद्र क्या कहलाते हैं? अग्रहर। शिक्षा शिक्षा जो थी वो ब्राह्मण शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा इसमें हमारा ये टॉपिक पूरा होता है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा ये हमारा टॉपिक ही लास्ट होता है। हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मुगलकालीन शिक्षा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।